इसी के लिए। तो आज जैसा कि हमारे एमसीक्यू सीरीज़ हमने चलाई हुई है, वही सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, क्योंकि बिल्कुल अप्रोच कर रहा है बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम भी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एमसीक्यूज़ को कवर करते चले जाएँ। तो उसके लिए जैसे कि हमने पॉलिटी डे और हमारा हिस्ट्री डे कल बन चुका है, अब हम आज बनाएंगे हमारा इकॉनमी सेक्शन डे, जिसमें आज हम पहला क्वेश्चन उठाने वाले हैं। ये ना करंट अफेयर्स से लिए गए क्वेश्चंस हैं, जो भी इकॉनमी में करंट में अभी रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के आपके एग्ज़ाम्स में, इसके लिए किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कोर सेक्टर्स इन इंडिया। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए में से ये बताना है कि इंडिया के कोर सेक्टर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो कोर सेक्टर्स के बारे में बताने के लिए यहाँ पर क्या बात चल रही है कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए और आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। ठीक है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिसिटी है, फूड प्रोसेसिंग है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है। पूछा है कोर सेक्टर में कौन कौन सा आता है, तो जिसका आंसर है वो सी है, यानी 2, 4 और 5, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फर्टिलाइज़र और सीमेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र और सीमेंट जो हैं, ये आपके कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट होते हैं। अगर आप जानते हो तो कोर सेक्टर इंडस्ट्री किन्हें कहते हैं हम, जो हमारी बैकबोन होती है। क्या होती है, हमारी बैकबोन की तरह काम करती है ये। और हमारे यहाँ पर कोर सेक्टर्स में 8 सेक्टर्स हैं कोर इंडस्ट्री के। कौन कौन से हैं? कोल है हमारे पास, क्रूड ऑयल है, ठीक है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, जैसा कि हमने बात करी अभी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी अभी हमने बात करी, स्टील है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या क्या है, तो याद रखना है हमारे पास जो टोटल इसके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो टोटल 8 हमारे पास कोर सेक्टर्स में पार्ट आते हैं, और 8 में से मैंने आपको बता दिया है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, और साथ में फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, स्टील है और इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे जो हैं ये इसके अंडर आते हैं। अच्छा, 8 कोर सेक्टर जो पूरा इंडेक्स ऑफ, जिसको हम कहते हैं ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को जो कवर करते हैं, कोर सेक्टर्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप समझो 40.27% जो कोर सेक्टर्स हैं वो कवर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं, जिसमें जीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। जोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि जोग्राफिकल इंडिकेशंस आर ओनली यूज टू फूड स्टफ्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। जीआई इज गवर्न्ड बाय द डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहला जो प्रोडक्ट है इंडिया में जो जीआई टैग जिसको मिला है वो है दार्जिलिंग टी को। ठीक है, इसके 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। कौन कौन से हैं बताती हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, जीआई ओनली यूज़ फॉर फूड स्टॉप, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जीआई तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लिंक किया गया है, बहुत सारी लोकेशन को जीआई टैग मिला जाता है, ट्रेडिशनल मेथड्स को, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को, रेपुटेशंस को, सभी को दिया जाता है ना। तो जीआई टैग जो है रजिस्ट्री जो इन इंडिया चेन्नई में होती है, जीआई टैग वहीं पर 8 प्रोडक्ट्स को मिलते हैं, असम में मिला है जैसे कि। और यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो वेरियस प्रोडक्ट्स को भी मिलते हैं, फूड स्टॉप, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सबको। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जीआई जो है वो गवर्न की जाती है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट द्वारा, ट्रिप्स द्वारा और पेरिस कन्वेंशन द्वारा। और इंडिया में इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ से किया जाता है। पहला हमें डेफिनेटली जो जीआई टैग है वो इंडिया को दार्जिलिंग टी में मिला था 2004-05 में। ठीक है, तो ये भी आपको ज़रूर याद में रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है कि विद रेफरेंस टू ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बतानी है। इसमें बोला गया है कि भारत जो है वो 4th लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ा हुआ है, यूएसए को भी और ब्राज़ील को भी। प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप जो है वो कॉटन सीड है, राइस ब्रान है और ट्री बॉर्न ऑयल्स हैं। इसका जो स्टेटमेंट
फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो ठीक है कि इसमें ऐसा होता है कि, और आप समझो कि करा भी है हमने, और इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो 20.8% है जो हम कर रहे हैं, ग्लोबली प्रोड्यूस कर रहे हैं। और स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है, क्योंकि इसमें रेप सीड है। एक होता है रेप सीड मस्टर्ड, ये है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, इन वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये, कॉटन सीड, राइस ब्रानी, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप ये नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप कौन सी होती हैं? रेप सीड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम। ठीक है, मूव टू दी, तो इसका आंसर जो है वो हमारा ए है, वन ऑनली। ठीक है, खाली मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉरेक्स की। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेक्स। इसकी दो स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन फॉरेक्स इज गोल्ड फॉलोड बाय फॉरेन करेंसी एसेट। तो इसका आंसर जो है वो खाली एक ही ठीक है, कि पहला वाला ठीक है कि आरबीआई, सही बात है, कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर अगर हम कहें तो बिगेस्ट शेयर फॉरेन करेंसी एसेट्स का है। सबसे ज़्यादा किसका है? फॉरेन करेंसी एसेट्स का ज़्यादा शेयर है। ध्यान रखना है हमें ये बात को। फॉलोड बाय गोल्ड, उसके बाद गोल्ड आता है, उसके बाद एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ड्राई पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ड्राई पोर्ट से रिलेटेड में क्वेश्चन में दोनों ही पार्ट बिल्कुल ठीक हैं कि इट इज़ अ टर्मिनली लोकेटेड इनलैंड, कनेक्ट करता है जो सी पोर्ट को, रेल को, रोड को। इससे सी पोर्ट और कंजेशन कम होता है, इससे लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। ड्राई पोर्ट होता क्या है? ड्राई पोर्ट एक इनलैंड, कैसा है? इनलैंड टर्मिनल है। तो हमें ध्यान रखना है, इंडियन टर्मिनल, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर अपने कस्टम प्रोसीजर्स को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो अगर, तो नवी मुंबई है, नवी मुंबई ड्राई पोर्ट है, नवी मुंबई का ड्राई पोर्ट है जो कनेक्ट करता है हमारे जेएनपीटी को, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए किया जाता है। तो याद रखना, हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, बिना रजिस्टर किए वो डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं, कि क्या इशू कर सकते हैं? तो 6 क्वेश्चन का आंसर है पार्टिसिपेटरी नोट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेटरी नोट भी देखो एक तरह का ना फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? एक तरह का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। यूज्ड बाय होम? यूज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करना चाहते हैं और डायरेक्टली सेबी के साथ, बिना डायरेक्टली रजिस्टर किए हुए वो चाहते हैं आप मार्केट में रेगुलेट, रजिस्टर बिना कराए वो चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट बनना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहली स्टेटमेंट बोला कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 45Z(b) ऑफ द अमेंडेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एमपीसी कब बैठा था? 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट के तहत ही पता है आपको बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करती है 6 मेंबर कमेटी, इसमें वो बनाई जाती है, और वो इन्फ्लेशन रेट को कैसे टारगेट करना है। तो पहली बार 29 सितंबर को आई थी ये। ठीक है, इसमें जब भी ये वाली बैठती है ना, एमपीसी जब भी बैठता है, तो इसमें आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। क्या होते हैं वो? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वो। इसके अलावा डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, बैंक के कुछ नॉमिनेटेड सेंट्रल बोर्ड से आते हैं, कुछ सेंट्रल, 3 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू विद रेफरेंस टू इंडियन रूपी से कंटेक्स्ट में कुछ आया हुआ है। इंडियन रूपी डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन में रिलेटेड कुछ बात करी गई है। कह रहा है, इट मेक्स इंडियन एक्सपोर्ट्स चीपर फॉर फॉरेन बायर्स, पोटेंशियली बूस्टिंग एक्सपोर्ट, और इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल इम्पोर्ट लाइक ऑयल है, मशीनरी है, फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब जो इसका आंसर है ना वो खाली एक ही ठीक है, क्योंकि इंडियन जो ये रूपी है इसने रिसेंटली क्रॉस किया है 84 मार्क अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, मतलब ऑल टाइम लो है अभी तक। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हो क्या होता है? करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि डिक्लाइन होना। किस चीज़ में डिक्लाइन होना? डिक्लाइन होना वैल्यू ऑफ वंस करेंसी, वंस करेंसी में डिक्लाइन होना रिलेटिव टू अनदर करेंसी, रिलेटिव टू
अनदर करेंसी, मतलब दूसरे की करेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो $1 जो था पहले 80 रुपये का था, ठीक है ना, अभी क्या है $1 जो है वो मान लो हो गया है 84 रुपीज़ का, तो मतलब महंगा हो गया। तो हमारी इकॉनमी क्या हुई है, हमारा जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर गई है। अच्छा, दूसरा यहाँ मामला बोल रहा है डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल इंपोर्ट लाइक ऑयल मशीनरी। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अगर आपका वीकर रुपी है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपको, इंडियन गुड्स क्योंकि सस्ते मिलेंगे फॉरेन बायर्स के लिए। अगर कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट रेस करनी है तो एसेंशियल कमोडिटी वगैरह, ऑयल मशीनरी वगैरह, वैसे भी इसका इंपोर्ट वगैरह रेस कर जाएगा, ठीक है। तो आंसर हैज़ टू बी 1। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दी गई कौन सी फसल ऐसी है जो एमएसपी में कवर की गई है। तो एमएसपी का मतलब समझते हो, एमएसपी एक तरह की मार्केट इंटरवेंशन है। क्या है, मार्केट इंटरवेंशन है, ये एक सरकार करती है ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को सही प्राइस मिल जाए। अगर फार्म प्राइसेस बिलो भी जा रहे हैं, फॉल भी हो रहा है, तो भी उसको सरकार द्वारा इंश्योरेंस दिया जाता है, इंश्योर किया जाता है। मतलब सरकार करती है सोइंग सीजन से पहले ही आपको बता देती है, अनाउंस कर देती है कि सर्टेन क्रॉप्स पे सोइंग सीजन से पहले ही प्राइस इसका बता देती है। अच्छा, ये सारी रिकमेंडेशन देता कौन है, CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब कौन कौन सी कवर की गई हैं, तो ये 1 2 3 4 5 सारी ही कवर की हैं। तुर में, रेप सीड में, जूट में, नाइजर सीड, सनफ्लावर, ये सब में की गई, सेफ्लावर सॉरी। तो ध्यान रखना, मैं लिखवा देती हूँ यहीं पर ही जो क्रॉप्स कवर की गई हैं। जो खारीफ क्रॉप है ना, जो खारीफ क्रॉप हैं वो टोटल 14 हैं जिनको कि मिला है क्या, एमएसपी जिनको मिलेगी। वो कौन कौन सी हैं, तो देखो जी, वो पैडी है आपकी, पैडी है, ज्वार है, बाजरा है, पैडी ज्वार बाजरा, मेज़ है, रागी है, तुर है, मूंग है, उड़द है, ठीक है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, कॉटन है, नाइजर सीड है, ये सारे के सारे, सीसम हैं, ये सब खारीफ क्रॉप है। तो 14 खारीफ क्रॉप्स को मिला है। दिस क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो खारीफ क्रॉप ये हो गई। राबी जो क्रॉप्स है ना, जो राबी क्रॉप्स हैं वो 6 इनको मिला है। तो इसमें क्या होगा, वीट है, बार्ले है, ग्राम है, वीट है, बार्ले है, ग्राम है, मसूर है, रेपसीड है, रेपसीड ध्यान रखना, रेपसीड इस रबी क्रॉप का पार्ट होता है। मस्टर्ड है, मस्टर्ड के साथ साथ सेफ्लावर है, ये भी आपका जो होता है ये सारा इसके अंदर आएगा। तो सेफ्लावर समझ गए, इसमें सनफ्लावर था खारिफ में और इसमें ये। अच्छा, 2 ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, ध्यान रखना, 2 ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं जिनको एमएसपी दिया गया है। कौन सी है वो, जूट और कोपरा, जूट और कोपरा को दिया गया है। एमएसपी तोरिया के लिए भी दिया गया है। डी हस्क जो कोकोनट होता है उसका भी रेपसीड और मस्टर्ड एंड कोपरा के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कितना फिक्स किया गया उसमें दिया गया है। तो ध्यान रखना है इस बात का। तो इसका आंसर क्या है, तुर अरहर ये सब को मिला हुआ है, जूट। ये भी ध्यान रखना, खारिफ को 14 फसलों को मिला है एमएसपी, राबी में 6 और कमर्शियल क्रॉप्स में 2 को मिला हुआ है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। विद रेफरेंस टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कहता है जी, जो भारत का जो शेयर है ना वो 10% है ग्लोबल ट्रेड का टेक्सटाइल अप्रैल में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है अराउंड 9% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। आपको इसमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। देखो इसका ना डी आंसर है क्योंकि दोनों ही गलत हैं। पूछो कैसे, देखो जो डोमेस्टिक अप्रैल और हमारा जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 2.3% का उसका शेयर है जीडीपी पर। जीडीपी पे उसका इतना शेयर है, 2.3% ही है। ठीक है, 13% जो इसका है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। 13% जो शेयर है वो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर है, और 12% जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं अप्रैल्स और जो टेक्सटाइल है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा, 10% का शेयर ग्लोबल ट्रेड में नहीं है, सिर्फ 4% का शेयर है ग्लोबल ट्रेड में टेक्सटाइल में और इसमें
एक्सपोर्टर जो हैं 5.4%, मतलब इतना हम खाली 4% तो इसमें करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया ऐसा थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा था 5.4% के शेयर में। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन और जूट का। किसका है? कॉटन और जूट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, ध्यान रखना। और इंडिया सेकंड तो हमारा है सिल्क में वर्ल्ड के अंदर, और 95% वर्ल्ड का जो हमारा हैंड वोवन फैब्रिक है वो इंडिया से जाता है। तो ये ना जो टेक्सटाइल वाला मैटर है, इसकी कुछ बातें आपको बिल्कुल चबा जानी है कि ग्लोबल शेयर इसका 4% है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये भारत की जीडीपी के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूट करता है वो 2.3% करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% करता है, एक्सपोर्ट 12% करता है। ठीक है, तो ये डेटा आपको बिल्कुल हजम करना है। डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। मैं ना ये वाली पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें आंसर भी गिवन होंगे। आई विल शेयर दैट पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम लिंक, प्लीज़ डू ज्वाइन। आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा? चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलो, तुरंत ज्वाइन करो वहाँ पर। तो जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ये चीज़ें बिल्कुल ना भूल के जाएँ, ठीक है। चलो जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट। देखो आपको पता है, आप यूपी पीसीएस देने जाओगे, बीपीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहले से ही तैयार होके जाया करो, प्रिपरेशन अपनी ऐसी रखा करो। तो विद रेफरेंस टू नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड से रिलेटेड इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, पूछा जी करेक्ट आंसर बताओ। इसका आंसर जो है वो खाली एक ही ठीक है, क्योंकि जो नाफेड है, ये बात सही है कि इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2 अक्टूबर 1958 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना और फार्मर को बेनिफिट देना। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आती है गाइस, ये भी ध्यान रखना है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। और ये कॉन्टेक्स्ट भी समझ लो इसका क्या हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुई थी कमेटी ऑफ द कैबिनेट, चेयर बाय पीएम। दीपक अग्रवाल इनके नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के। दीपक अग्रवाल नाम है उनका, नाम भी पूछ लें क्या पता। तो वो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको नया अभी अपॉइंट करा गया है, एमडी है वो यहाँ के, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कोकिंग कोल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कोकिंग कोल से। बहुत न्यूज़ में था, पूछा गया है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ। देखो जो कोकिंग कोल है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया का जो कोकिंग कोल इंपोर्ट होता है, यानी हम जो बाहर से लाते हैं, मतलब फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द करंट फिजिकल, अप्रैल से लेके सितंबर तक हमने सबसे ज़्यादा लिया है। अप्रैल से लेके आप समझो सितंबर तक हमने सबसे ज़्यादा लिया है, इंपोर्ट किया है। 29.6 मिलियन टन हम लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन इसीलिए पूछ लिया कोकिंग कोयल के ऊपर। शिपमेंट जा रही है रशिया को, बहुत सब्सटेंशियल राइज है क्योंकि वहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन समझ लो, इंडिया में जो कोल होता है वो 2 तरह का होता है। एक कोकिंग होता है, एक नॉन कोकिंग होता है। एक कोकिंग होता है कोल, एक नॉन कोकिंग कोल होता है। कोकिंग कोल का मतलब है जब आप हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रॉम कोहेरेंट बीट्स, उसको वॉलेटाइल से दूर रखना है। स्ट्रॉन्ग पोरस मास कोक होता है वो। तो कोकिंग कोल में कोकिंग प्रॉपर्टी होती है, स्टील बनाने में काम करता है। कैसा बनाने में? स्टील बनाने में। जो नॉन कोकिंग होता है ना, उसमें कोकिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके अंदर पावर जनरेशन की कैपेसिटी होती है। जैसे सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, ठीक है, सिरामिक पेपर हुआ, ग्लास हुआ, केमिकल हुआ, या आपको समझो ईंटें बनाते हो तो वो नॉन कोकिंग कोल से बनाते हो। हीटिंग पर्पसेस, फॉर अदर हीटिंग पर्पसेस के लिए जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना, नॉन कोकिंग जो होता है वो पावर जनरेशन की तरफ ज़्यादा काम करता है। कोकिंग वाला जो होता है उसमें आपको हीट, व्हेन हीटेड, जब भी इसको आप गर्म करोगे ना, तो हवा अगर नहीं है तो कोरेंट बीड बना लेगा वो। वॉलेटाइल से फ्री है, स्ट्रॉन्ग पोरस एंड मास है इसमें, तो कोक बन जाता है बड़े आराम से, और स्टील बड़े आराम से ये बना लेता है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने आज इकॉनमी डे अपना सेलिब्रेट कर लिया है। नेक्स्ट हम कल मिलेंगे किसी और डे के लिए, कोई इन्वायरमेंट या देखेंगे हम, मैं आपको कल ही है ना बता दूँगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और तैयारी अपनी करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।